हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ हमारा चैप्टर चल रहा है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया जो कि वैल्यू एडेड है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की जो कि इनकम मेथड है। तो नेशनल इनकम मेथड से हम कैसे निकालते हैं? तो अगर एस्टिमेट मैं थ्योरी में बताऊँ तो नेशनल इनकम एस्टिमेट की जाती है कि टोटल फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, जो कि फैक्टर इनकम के थ्रू हो, वो हमारी इनकम मेथड कहलाता है। इसमें सारी फैक्टर इनकम होनी चाहिए। फैक्टर इनकम का मतलब एज यूजुअल मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बता रखा है कि फैक्टर इनकम का मतलब होता है जो भी चीज़ें हम एफर्ट करके, जो भी चीज़ें हम मेहनत करके इकट्ठा करते हैं पैसे, यानी कि जहाँ पर हमने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी और उसके बदले में जो मुझे पैसे मिलेंगे वो मेरी फैक्टर इनकम कहलाएगी। तो यहाँ पे मैंने इनकम मेथड का फॉर्मूला लिखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, ये सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रख लो। इसके बारे में अब हम डिटेल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो आप एज यूजुअल यू नो अबाउट इट कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब कोई भी पर्सन आपके यहाँ फैक्टर सर्विसेज कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसके बदले में आपको उसे कंपनसेट करना होता है, कुछ अमाउंट प्रोवाइड करनी होती है, वही हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहलाता है। अब इसके 4 काइंड्स हो सकते हैं। पहला है हमारा वेजेस एंड सैलरी इन कैश। पहला या तो वेजेस हम प्रोवाइड करते हैं या तो सैलरी प्रोवाइड करते हैं कैश की फॉर्म में। सेकेंड है हमारा पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, घर दे दिया रहने के लिए, या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे दी और उसके लिए आप चार्जेस नहीं लेते हो, तो पेमेंट्स इन काइंड हो गया वो। थर्ड है हमारा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी। अब अगर नेशनल नीड है, आई रेड की थ्योरी याद होगा, तो वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी की बात की गई। सोशल सिक्योरिटी का मतलब कि आप अपने भविष्य के बारे में भी सोच रहे हो। अभी तो आप काम कर रहे हो, आपका काम चल रहा है, बट जब जॉब आपकी खत्म हो जाएगी तब आप क्या करोगे? तो वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी की नीड होती है। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी लाइक EPF फंड, EPF मीन्स एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, इसमें पैसे डोनेट कर देना एम्प्लॉयर के थ्रू, तो वो भी हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ही आता है। एंड लास्ट वन इज़ पेंशन और रिटायरमेंट। जबकि कोई पर्सन रिटायरमेंट लेता है तो उस कंपनी और एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉय के बीच में पहले से कॉन्टैक्ट होता है, उस कॉन्टैक्ट के बिहाफ पर अगर पेंशन की बात हुई है तो आपको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तो दीज आर द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आपको ये चारों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज आपको इन चारों पॉइंट्स को ढूंढना है और आपस में ऐड करना है, तब आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट, एक और बात ध्यान में रखने की है कि पेंशन ऑन रिटायरमेंट है अगर, लेकिन गवर्नमेंट की जो स्कीम के थ्रू पेंशन्स मिलती है, कि गवर्नमेंट ने वृद्धि योजना निकाल दी है, पेंशन योजना जैसे कि एज यूजुअल गवर्नमेंट की चलती ही रहती है, उस पेंशन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ वही पेंशन ऑन रिटायरमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में किया गया हो पहले से। तो फर्स्ट हमारा हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब सेकंड बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस पहला हमारा रेंट, सेकंड हमारा इंटरेस्ट, प्लस हमारा प्रॉफिट, इन तीनों को मिलाकर ऑपरेटिंग सरप्लस बनाया गया। अब आप देखो, रेंट का मतलब अगर घर आपने एज आ रेंट पर दिया है, आपने प्रोड्यूसर ने हायर किया आपका घर और आपको उसके बदले में रेंट मिल रहा हो। सेकंड, आपने कैपिटल इन्वेस्ट की हो और उस कैपिटल के बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो। थर्ड हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट एज यूजुअल हमने पहले भी पढ़ा है कि फैक्टर, जब आप सर्विसेज देते हो तो उसके बदले में आपको फैक्टर पेमेंट में प्रॉफिट मिलता है। तो तब बात हुई थी कि एंटरप्रेन्योर स्किल के बदले में हमें जो प्रॉफिट मार्जिन दिया जाएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। बट इसके अलावा भी हमारे 3 तरह की और प्रॉफिट ऐड की जाती हैं। तो ये पार्ट हमारा प्रॉफिट का है। फर्स्ट, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जब हम मार्केट में शेयर इशू करते हैं और उसके बेनिफिट पे जो सारे शेयर होल्डर्स को एक स्मॉल अमाउंट प्रोवाइड की जाती है, वो डिविडेंड कहलाता है। सेकेंड हमारा है कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, जो हमारा कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स होता है वो। एंड थर्ड है हमारा
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग आपने पहले भी पढ़ रखी है। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जब भी कंपनी के पास हायर प्रॉफिट होता है तो कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ अमाउंट विद द परमिशन ऑफ द शेयर होल्डर अपने पास सेव रख लेती है, वही हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहलाता है। तो सेकंड हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, और थर्ड हमारा हो गया मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या है? इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास, बट उनको कुछ ना कुछ इनकम तो इनकी आ ही रही है। तो वो इनकम, जैसे हमारे सब्जी वाले हो गए, ठेले वाले हो गए, इन सब की इनकम हमारे पास आ रही, तो वो सारी चीज़ें हमारी मिक्स्ड इनकम में इंक्लूडेड होती है। तो मेरे आई होप कि आपके तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर आपको एग्जाम में नहीं दिया है तो आपको वेजेस एंड सैलरी प्लस पेमेंट इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस पेंशन ऑन रिटायरमेंट करना पड़ेगा। और अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया है तो इन सारी चीज़ों को प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है एक अमाउंट, तब तो ठीक है, आप ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू यहीं पे पुट कर दोगे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू नहीं दिया है तो आपको रेंट इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को ढूंढना पड़ेगा। रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट आप कर दोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। अब इस प्रॉफिट में भी अगर प्रॉफिट नाम से आपको दे दिया है तब तो ठीक, अदरवाइज डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं ये बार बार इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ना कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को। कभी कभी ऑपरेटिंग सरप्लस की अमाउंट भी दी होती है, रेंट की अमाउंट भी दी होती है, और बच्चे देखते हैं कि यार ये तो सेम में नहीं है, या फिर सेम है, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ऐड होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, इन चारों चीज़ों को ऐड करने की नीड नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, डायरेक्ट वैल्यू दिया है तो आप डायरेक्टली वैल्यू ऐड कर दो, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर इन केस नहीं दिया है तब आप इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करोगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया कि कैसे करते हैं। अब जब भी आप इनकम मेथड से, अगर इस मेथड से आप इनकम नेशनल इनकम निकालते हो तो आपको एक फैक्टर मिलता है, यानी कि आपको एक एग्रीगेट मिलेगा, वो होगा NNP FC, जो कि हमारी नेशनल इनकम को इंडिकेट करता है। लेकिन इस फॉर्मूले में आपको मिलता है NDP FC। तो आपको एज यूजुअल मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में सिखा रखा है, NNP FC आपकी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। NDP FC आपको इनकम मेथड के थ्रू मिलता है। अब अगर आपको NNP FC पर जाना है तो NDP FC में प्लस NFIA कर देना होगा, बाकी सारी चीज़ें क्योंकि सेम है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा टॉपिक कि प्रिकॉशन रिगार्डिंग द इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, तो हमें प्रिकॉशन चेक करनी है कि क्या हम इनकम मेथड में क्या क्या प्रिकॉशंस लें जिसकी वजह से हमारे इनकम मेथड के जो हमने फॉर्मूला पुटअप किया है वो सारी चीज़ें सही हो। बट स्टूडेंट वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।